हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आरटी इंटरनेशनल की मिस मारिया बद्री से, हु इज़ द हेड ऑफ ऑपरेशंस देयर। एंड ये हमें पता है कि ऑल अबाउट स्टूडेंट माइग्रेशन, स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली अबाउट यूके। तो हम यूके के बारे में आज जानकारी देंगे मिस मारिया बद्री से। सो हियर आई प्रेजेंट यू मिस मारिया बद्री। Hi, thank you very much for having me here. So Miss Maria, can you tell me something about UK and why students go there? And why is it a popular destination among students who वहाँ पे जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए इतना पॉपुलर डेस्टिनेशन क्यों है? अगर हम स्पेसिफिकली यूके की बात करें तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से यूके हमेशा से बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन रही है। सबसे पहले तो हमारी जो हिस्ट्री है यूके के साथ, द फेमिलियरिटी ऑफ द कंट्री इज़ वेरी हाई। सो ऑब्वियसली पहले भी स्टूडेंट्स जाते थे, अभी भी स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं। बट अगर हम एक्चुअल में देखें कि एक्चुअल रीजंस क्या हैं, तो यूके स्टडीज़ के सेक्शन में बहुत ज़्यादा फेमस रही है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ सच एज ऑक्सफर्ड, Cambridge, and many others, all the A-listers that we can think of. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बहुत सालों से प्रचलित रही हैं, तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स को वहाँ जाने का बहुत क्रेज़ रहता है। दूसरा जो है वो एक डाइवर्सिटी है। पहले बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, पहले बहुत कम ऑप्शंस थे स्टडी अब्रॉड के लिए, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और करते हैं, बिकॉज फॉर सेवरल रीजंस, इवन डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। वन, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, तो इंडियन कम्युनिटी का कुछ अभाव नहीं है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब एक इंडियन बच्चा यहाँ से जाता है तो एक सपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं वो ईज़िली अवेलेबल रहता है। Along with the support system, they also get a multicultural environment, which is again very, very important to the overall growth of an individual. वहाँ पे work opportunities बहुत ज़्यादा हैं। Current scenario अगर देखेंगे तो थोड़ा problematic है, but it is projected to become more easy in the next 6-7 months. So by the time जो students forthcoming intakes में जाएंगे उनके लिए बहुत ही easy हो जाएगा, क्योंकि जो current changes हैं rules में वो भी positive changes हैं. We cannot say they are all negative, but yes, they are a mix of positive and negative changes. It's a good balance, yes. So these are the basic reasons कि UK has always been in the center of the study abroad industries. हाँ जी, तो मारिया जी, आप क्या हमें बता सकती हैं कि ये जो दिस प्रोसेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं जो बात पढ़ने, तो यूके का प्रोसेस है, वो टिपिकल प्रोसेस कैसा होता है? एंड समझो कि अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है तो हाउ कैन उसकी अपनी जो एप्लीकेशन होती है, हाउ कैन यू मेक इट स्टैंड आउट? मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे बन सकती है? Okay, so there are a couple of things which students need to understand while applying for UK, especially. UK का एक centralized application system है जिसको बहुत popularly UCAS के नाम से जाना जाता है। वो typically undergraduate students के लिए हैं जो बैचलर्स की डिग्री के लिए जाते हैं या उससे कम लेवल पे जा रहे हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो यूकास पे की जाती है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ जो हैं, जैसे मास्टर्स है या PhDs हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के अपने इंडिविजुअल पोर्टल्स पे होती हैं। सो दैट इज़ वन मेजर डिफरेंस दैट इज़ देयर। Now, when we talk about the application standing out, applications के भी typically एक list है जो students को follow करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहला उनका पर्सनल स्टेटमेंट, और उससे भी पहले उनकी एकेडमिक
क्रेडेंशियल्स. सो अगर हम एकेडमिक क्रेडेंशियल्स की बात करें तो उनकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उनका लीविंग सर्टिफिकेट हुआ या उनके 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स हुए, उनकी से बैचलर्स की डिग्री है या उनके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं, सबकी एप्लीकेशंस में चाहिए ही चाहिए. दूसरा जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, वो है उनका पर्सनल स्टेटमेंट. नाउ पर्सनल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट क्या है? it's like a letter of motivation, or in more simpler terms, statement of purpose. Right, एक इंटेंट क्या है उसका? Yes, basically understanding the intent of the child. अभी जो एक रेगुलर और पॉपुलर ट्रेंड है, जो जब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट लिखते हैं, उनका पर्पस लिखते हैं, तो बहुत पॉपुलरली दे राइट वेरी स्टैंडर्डाइज स्टेटमेंट्स, जो यूनिवर्सिटी को पता होता है कि उन्होंने बाय द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो वो लोग वेबसाइट्स पे से जाके उनके पॉइंटर्स पिक करके उनमें से ही लिख रहे हैं. तो यूनिवर्सिटीज़ को ऑलरेडी पता है कि हर एक बच्चा वो चीज़ कर रहा है. However, we had a few days ago we had a lady, say a university representative from UK, from Queen Margaret University. अब जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तब उन्होंने वो चीज़ पॉइंट आउट की कि इंडिया से आने वाला हर एक बच्चा वही चीज़ कर रहा है. हमें वो नहीं जानना है, हमें पता है हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है. हर एक यूनिवर्सिटी जो यूके में है, उन्हें सबको पता है कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है. हाउएवर, उनको ये जानना है कि आपने पर्टिकुलरली ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है. What is your purpose to choose our university? हमारी यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है. So the thing is that students miss out on the main factor, that they cannot just pick up things and put it on their statement. It's not natural, yes. Yeah. And beside it's very evident that the child is lacking focus. The other major thing that they are looking for from that statement of purpose is आपका खुद का मोटिवेशन क्या है, आपको ये पर्टिकुलर कोर्स इसी यूनिवर्सिटी में क्यों करना है, क्या खासियत है ये कोर्स की जो उनकी वहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, या फिर उस रीजन में आप क्यों आना चाह रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं QMU की ही बात करूँ तो वो स्कॉटलैंड में है. जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट UK, मोस्ट स्टूडेंट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ओनली इंग्लैंड, लंदन, और उनके अराउंड के एरियाज़ में उनको सबको जाना है. जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ वेल्स में है या स्कॉटलैंड में है या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड में है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. तो वो चीज़ उनको समझना और वो चीज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन करना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. सो वो आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया. फिर आपके LORs चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स दैट यू हैव अटेंडेड टू फ्रॉम योर होम कंट्री. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है. There are your financial statements which you have to take care of, जो basically typically 28 days old funds जो हमें दिखाने होते हैं UK के लिए, वो चीज़ होना चाहिए. So basically the UK application is a very simple process. There is no extra effort to be given into the process. The basics you take care of, and I think you are good to go for the application process. Now, I think very important question for our viewers.
from obviously report this. What are the financials involved in this? इसमें कितने टाइप का मतलब इन्वेस्टमेंट जाता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट जाता है? प्लस वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट these यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स किसी किस्म का वो लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर देयर आर पॉसिबली लोन्स या ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसमें वो लोग असिस्ट करते हैं, तो वो चीज़ अवेलेबल है, ऐसी चीज़ें हैं? Yes, UK has been very generous overall. If I was to say, if I would rather take liberty to say that, UK has been very generous in giving scholarships. Also, the very common myth that UK is expensive, which I would like to break here. UK is not very expensive. If you choose the right university, if you choose the right program, if you choose the right region to be in. The UK has a huge plethora, or rather I would say a huge variety and a huge spectrum from students who want to go but are tight on funds. For them also they have enough opportunities, and students who are comfortably placed financially. So they have both ways. They do not restrict students. I will talk about it further, but let me just put the figures very clear. If you talk about UG programs, the minimum that it starts from is 10,000 pounds to up to about 28,000 pounds, which is roughly 10 lakhs to 28 lakhs. So it's not a very expensive proposition for the students. It's just that you need to just pick the right university and the right kind of programs. If we talk about PG programs, it generally starts roughly from 12,000 up to 45,000. That would roughly be 12 lakhs to 45 lakhs. This is entire course, not per year. No, this is per year. This is per year. Okay. This is annually. अगर हम यूजी की बात करें तो यूजी के प्रोग्राम्स 3 से 4 साल तक होते हैं, typically 4 years in UK. और पीजी प्रोग्राम्स अगर हम देखें तो typically 1 year होता है. UK has been very popular because of this reason. One of the reasons that I did not mention earlier is because the PG programs, the masters, is just 1 year. Okay. So it's lesser investment and better gains. Right. And it's 1 year opposed to other countries where they are 2 years or 2.5 years. Depends which country you're going. Like, for example, if we talk about any other European country, for example, the Scandinavian countries, if you talk about Sweden, Norway, Denmark or Finland, these 4 countries have it for 2.5 years. So यहाँ पे सबसे कम है UK में. Yes. The least in UK. Yes. Excellent. So that's what we are looking at. So UK has a lot of advantage even financially if we are to count that way. दूसरा scholarships बहुत easily available हैं. हम खुद बहुत सारी scholarships देते हैं. We will talk about that in length in the forthcoming discussion. But if we are to just talk about the government offered scholarships, there are these scholarships for Commonwealth countries. So India being a Commonwealth country, we can avail those scholarships and benefits as well. Then there is a GREAT Great Scholarship. So even that can be availed quite easily depending on how you have performed in the first semester or how your past education has been. So if you're a good you're a good student, That's performance based, yes. Yes, merit based. Yes. So that way we can you can avail a lot of
scholarships. There are some universities who offer early bird scholarships on their fee structures. So if you are to pay the full 1 year fees and just not the deposits, they would give you early bird scholarship of roughly 3,000 or 2,500 pounds at an average. And that's a quite good amount to be availed as a scholarship figure, you know. That would like pull down your cost quite a lot. So that's what we are looking at. Also, very important, I've got about pathway programs. So can you throw some light on that? हमें बताइए आपके pathway programs क्या होते हैं और इसके benefits क्या होते हैं, students को उसका benefit कैसे ले सकते हैं? When we talk about pathways, there are a couple of different ways to look at it. सबसे पहले, before going into the details of what pathways are and how you can go about it, ये किन टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, पहले उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि किन टाइप के स्टूडेंट्स के लिए पाथवेज बनाए गए हैं. स्टूडेंट्स जिनके एकेडमिक्स आर नॉट वेरी इम्प्रेसिव फॉर सम ऑड रीज़न, नॉट नेसेसरी कि स्टूडेंट अच्छा नहीं है, स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है. देर आर टाइम्स, जैसे स्टूडेंट अगर कभी होता है, देर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव एग्जामिनेशन फोबियाज, who have some sort of learning disabilities or learning challenges, जो इंडिया में इतना पॉपुलरली पॉइंट आउट नहीं होता है. तो उन बच्चों के लिए वैसे भी इंक्लूजन्स नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर्स में, होगा भी तो बहुत कम है. Not many students want to avail it in India because again they start getting labeled. So एक वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, वहाँ पे बाउंड्री हो जाती है. तो इस तरीके के स्टूडेंट्स जो स्कोर नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स में, तो उनके लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं. So it's like nobody is left out in education. Yes, कोई पीछे नहीं. absolutely. Everybody is included. Right. So what these pathways do for those students, कि उनको एक गेटवे मिल जाता है, उनका करियर पाथ क्लियर रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है. तो उनके लिए है, जैसे अगर IELTS में फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स देते जाते हैं पर फिर भी डिज़ायर्ड बैंड नहीं आ पाता है. तो ऐसे बच्चे भी क्या नहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं. उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए जो UK वेरी जेनरसली इज़ ऑफरिंग. सो pathway programs are for those students जिनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, जो 12th में या 10th में या 11th में, तो उन बच्चों के लिए ये pathway खुला रहता है. Right. Now, what kind of pathways we are looking at? Right. Okay, we are looking at students who can go into foundation years, जो up to 8 months से लेके 12 months तक का फाउंडेशन ईयर रहता है टिपिकली. अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप के फाउंडेशन में जा रहे हैं. तो उसमें जो बच्चा 12th नहीं कंप्लीट कर पाया है, तो अगर 11th में से 45 से 50% तक आया है उसका, तो वो भी पाथवे से जा सकता है कि फाउंडेशन ईयर कर ले और फिर उसी फाउंडेशन ईयर के बेसिस पे नेक्स्ट बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करें. सो इट्स नॉट अ फुल स्टॉप फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट देयर 12th ईदर. Oh, really? So it's like a golden opportunity, a gateway. It's like a portal where you can like go through and weave your dreams and get your degrees from UK. दूसरा जो पाथवे जिसे हम बोल सकते हैं वो इंटरनेशनल ईयर 1. ये टिपिकली उन बच्चों के लिए है जिनके बैचलर्स में CGPAs ठीक ठाक नहीं हैं और रादर लो हैं.
या उनके परसेंटेज लो हैं, और जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स MOI पे भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट नहीं की है, इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो जनरली MOI पे हो जाता है अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग योर एजुकेशन टेन्योर हैज़ बीन इन इंग्लिश, सो उनके लिए MOI पे हो जाता है। बट जो स्टूडेंट्स कॉलेज में भी लो मार्क्स पे है और उनका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इज़ नॉट गोइंग हायर देन 4.5 और 5.5 एंड ओवरऑल स्कोर रिमेन्स ऑन दैट लेवल, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। सो जो स्टूडेंट्स नहीं जा पाते हैं इन लो स्कोर्स की वजह से, उनके लिए ये पाथवे स्पेशली डिवाइस किया गया है, इंटरनेशनल ईयर 1। अब उसमें बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट वो स्टार्ट करता है, और once that 1 year is complete, it's not that they have to do 3 years. They have to do directly, they can go directly in the second year. They don't get admission again in the first year because उन लोगों का international year 1 है, तो वो लोग directly यूनिवर्सिटी ही ज्वाइन कर रहे हैं। Right. तो टाइम वेस्ट नहीं होता। टाइम वेस्ट नहीं होता है उनका, सो विच इज़ लाइक अ बेनिफिट। देन देयर आर प्री मास्टर्स प्रोग्राम्स, जो बच्चे बैचलर्स कर दिया है बट मास्टर्स की जो क्राइटेरिया है उस पे फिट नहीं बैठते हैं, तो उनके लिए प्री मास्टर्स का एक पाथवे बनाया गया है। तो वो भी एक रास्ता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जाना चाहते हैं। Very nice. So that is again a very good proposition for students, you know. एक बात बता सकते हैं कि ये जो हमारे इंडिया में जो बोर्ड्स है, डिफरेंट बोर्ड्स है, उनमें से कौन से बोर्ड्स, विच बोर्ड्स आर एक्सेप्टेड इन UK फॉर दिस माइग्रेशन? ओके, सो अगर हम स्पेसिफिकली UK की ही बात करें तो इंडिया में जितने सारे बोर्ड्स हैं सब एक्सेप्टेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा कोई स्टेट बोर्ड में है, हम अगर गुजरात की बात करें तो GSC भी होता है, उसी तरीके से महाराष्ट्र बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड होगा, सब स्टेट्स के अलग अलग बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स होंगे, तो वो सारे एक्सेप्टेड हैं। ऑब्वियसली CBSE इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड, ICSE is also accepted. The Cambridge board is also accepted. Obviously Cambridge board उनका ही है, तो accept करना ही पड़ेगा उनको। दूसरा हमारे यहाँ पे अभी जो नए बोर्ड्स डेवलप हुए हैं, जो IB बोर्ड है, अगेन यूरोपियन, सो इवन दैट इज़ एक्सेप्टेड। वेरी इम्पॉर्टेंट, जो इंडिया के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे जिनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में नहीं जाना होता था और वो लोग कंप्लीट करते थे ओपन स्कूलिंग के माध्यम से। तो पहले ऐसी हालत थी कि ओपन स्कूलिंग का इंडिया में बहुत ज़्यादा चलन नहीं था, तो बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा उनकी डिग्रीज़ प्रख्यात नहीं थी। अगर हम नॉर्मल लेमैन टर्मिनोलॉजी में अगर समझने की कोशिश करें तो उन लोगों को समझ में नहीं आता था, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते थे। बट इन द पास्ट 15-20 years the open board has picked up momentum and a lot of students have started opting for very typically NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सो उसका बोर्ड जो है वो दिल्ली में बेस्ड है, तो अगेन सेंट्रल बोर्ड है, बट बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। बट विद द ऑनसेट ऑफ होम स्कूलिंग एंड विद स्टूडेंट्स हु हैड सर्टन लर्निंग चैलेंजेस, और जो स्टूडेंट्स जिनके लर्निंग चैलेंजेस नहीं भी थे, उनको नहीं जाना था स्कूल,
और ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम में नहीं इन्वॉल्व होना था, तो उन बच्चों के लिए भी ये बोर्ड हैज़ कम इन लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उनको एक पाथवे खुल गया उनके अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी। तो दिस वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल, by the education board, and now that it is being accepted across the globe, UK has not been very far behind. UK has started accepting NIOS board as well. So typically अगर हम इसका सार गैदर करेंगे तो यहाँ पे जितने बोर्ड्स हैं यूके सारे ही एक्सेप्ट करते It's good to know that nobody is left out, nobody is left behind. हैं। Yes. So long as you want to study in university, आप पढ़ाई करते हो. Very nice. मैं एक और चीज़ है that I've come across in my research about this subject is SG CAS and ICAS. What is SG CAS and ICAS? SGCAS and ICAS. Okay, so typically every student has to get their CAS document to be able to apply for the visas. अब पहले हम समझते हैं CAS क्या होता है. It is a certificate of acceptance of study. Certificate of acceptance of study. Yes. जो यूनिवर्सिटीज़ UK यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. अभी उसमें सीन ऐसा था कि थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ एक प्रीकास्ट इंटरव्यू कंडक्ट करती थी. अगर उनको लगता था कि ये बच्चे के क्रेडेंशियल्स समहाउ नॉट फिटिंग है, बट उसका पर्सनल स्टेटमेंट वेरी इंस्पायरिंग है, तो उनको जानना होता था कि ये बच्चा आने लायक है कि नहीं है. तो अगर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आर नॉट इन प्लेस और समथिंग इज मिसिंग, टिपिकली उस टाइम पे कास्ट इंटरव्यू स्टूडेंट को आता है. सम यूनिवर्सिटीज़ हैव मेड इट अ प्रैक्टिस, जो सब ठीक ठाक हो तभी भी कास्ट इंटरव्यू होता है. But majority of them do it only when they find something is not in place. Something is To get some more clarity on it. yes, not to simply just reject the student, Right. but to give them the opportunity कि वो लोग एक चांस मिले उनको प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम केपेबल हैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए. तो this was again a good initiative. So now coming back to your question of SG CAS and ICAS. SG CAS typically is a standalone CAS, which is given usually for the foundation, the pathway courses. Specifically for foundation, because foundation का जो year होता है वो कभी कभार students ऐसा करते हैं कि foundation करके वापस आ जाते हैं, फिर कहीं और दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाके स्टडी करने के लिए अप्लाई करते हैं. तो उन स्टूडेंट्स के लिए SG CAS is only for that foundation period. However, if they choose to continue in UK, if they choose to take the next following years in the same university or in any other university inside UK, which the foundation university gives them, okay, they give them the pathway programs. Typically यहाँ से वो pathway application होके ही जाती है, but जब होके जाती है तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वहाँ से ही ICAS के लिए एप्लीकेशन कर देती है. तो स्टूडेंट को टेंशन नहीं होती है कि स्टैंड अलोन कास है, सिर्फ फाउंडेशन के लिए, फिर हम आगे कैसे करेंगे. तो यूनिवर्सिटी ही उनके लिए फॉलोइंग ईयर्स के वहाँ से कर देती है. बट इफ़ यू नीड टू सिंपली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ SG CAS, इट इज़ जस्ट दैट कि SG CAS इज़ अ स्टैंड अलोन कास just for that particular period of
course. To understand more about the student, whether the student is capable. Yes. And ICAS is an international caste. वो पूरे कोर्स के लिए दिया जाता है. तो आपका जितना कोर्स है उतना पूरा आपको एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी मिल जाता है. सो बेसिकली वी आर जस्ट लुकिंग एट टू डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग इनसाइड. अब स्टूडेंट जो है वो बोलेगा कि मैम 1 साल का सिर्फ कास्ट मिलेगा, तो उसमें फ़ायदा क्या है? इट इज़ अ टिपिकल स्टूडेंट माइंड. वो वही सोचेगा कि मैम वापस नेक्स्ट ईयर हमें वापस एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स को समझने की बात है कि अगर आप फाउंडेशन में जा रहे हो तो आपको उसी टाइम के लिए कास्ट मिलेगा, स्टैंड अलोन कास्ट. बट उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? आपका प्री कास्ट इंटरव्यू नहीं होता है, जो मोस्ट स्टूडेंट्स आर वेरी नर्वस अबाउट. एक अच्छा खासा इंग्लिश बोलने वाला बच्चा भी जो होता है वो इंटरव्यू कोट अनकोट इंटरव्यू वर्ड से डर जाता है, नर्वस हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, एंड द परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड इनफ मैनी अ टाइम्स. हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि हमें वापस से कास्ट इंटरव्यू शेड्यूल करवाना पड़ता है. यू नो, आस्किंग द यूनिवर्सिटी दैट प्लीज़ गिव अ चांस टू द स्टूडेंट इज़ गुड. सो अगर हम देखने जाए तो वो एक टेंशन नहीं रहती है कि कास्ट इंटरव्यू करना पड़ेगा और वो चीज़ मेंशन करना पड़ेगा. उनका दूसरा ये है कि स्टूडेंट हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं. जैसे कि अगर बच्चे को कैम्ब्रिज में जाना है तो ये फाउंडेशन के माध्यम से वो वहाँ पे भी एडमिशन ले सकता है. सो ऐसा नहीं है कि वो एक फुल स्टॉप है. दिस इज़ मोर लाइक अ गेटवे टू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी. बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी जो ए लिस्टर्स हैं, जो जनरली स्टूडेंट्स को 60% पे एडमिशन नहीं देती हैं, तब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को ऐसे फाउंडेशन कोर्सेज में डालते हैं और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के फाउंडेशन कोर्स में डालते हैं. तो उनका वो फाउंडेशन हो गया एंड नेक्स्ट ईयर वो डायरेक्टली बैचलर्स के अंदर वही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दैट इज़ लाइक एन एडेड एडवांटेज ऑफ SGCAS. दूसरा उनका जो स्ट्रिंजेंट चेक जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का होता है वो नहीं होता है. सो you know, you can the child and the parents can stay at ease, you know, कि okay इतना ज़्यादा stringent check नहीं होगा. दूसरा, जब हम फाउंडेशन में SGCAS के थ्रू जाते हैं तो उनके बहुत सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं. तो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट ए लिस्टर में जाना चाह रहा है बट उसकी फ़ीस 20,000 पाउंड्स है, तो बच्चा इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू जाएगा तो उनको 5,500 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिल जाती है. सो ड्रॉपिंग देयर फी स्ट्रक्चर टू अ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंट्री, यू नो, और सब्सिक्वेंट ईयर्स के भी स्कॉलरशिप्स इस राउट से अवेलेबल होते हैं. इट इज़ पॉसिबल. सो द स्टूडेंट कैन डू अ लॉट ऑफ गुड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, you know, and get into actually to the parents as well. So we are looking at only the positives of SGCAS. Students हमेशा एक question mark में होता है कि हम जाएं कि नहीं जाएं. The only downside to it is कि ये उसी time period के लिए मिलता है. But at the same time the university is assuring you कि आपका ICAS हो जाएगा. So I don't think there's a major problem in going through SGCAS or for that matter ICAS as well.
दूसरी चीज़ है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होगी इस कल्चरल डिफरेंसेस जो आते हैं। सो हाउ डू यू प्रिपेयर देम फॉर द कल्चरल डिफरेंसेस एट उनके लिए क्या टिप्स होगी अगर यू नो गोइंग इनटू अ न्यू प्लेस, टोटली न्यू प्लेस, हाउ डू यू प्रिपेयर देम? उनको क्या टिप्स देंगे आपके ये चीज़ें अच्छी है आपको ध्यान में रखनी चाहिए? Okay, typically talking about UK. UK में cultural differences are bare minimum. Yes, of course, the English culture is very different to the Indian culture, but over the period of time, we have so many people from the Indian subcontinent that we do not miss India. You know, because of the Indian population, the massive Indian population that already resides in the UK. So we are looking at very little to negligible amount of cultural, disruption for the students. However, of course, inclusion तभी होता है जब एक इंडियन बच्चा माइंडसेट ये बना के जाए कि हमें सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं, बट वी हैव टू मिंगल विद द इंग्लिश पीपल एज वेल। जो टिपिकल माइंडसेट होता है कि वहाँ पे इंडियंस होंगे नहीं होंगे, हम कैसे फ्रेंड्स बनाएंगे, बट यू हैव टू बेसिकली नेटवर्क. You have to have a very strong PR for yourself. You basically need to learn the soft skill of selling your own self, you know, selling your strengths in order to gain that leverage to be able to survive there. Maximum students जो UK से वापस आते हैं, अगर हम एक typical प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल अगर हम देखेंगे तो वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत सारे लोकल फ्रेंड्स नहीं होंगे. दैट इज़ bound to happen because you don't make connections, you cannot find good opportunities for jobs, you know, you've not been able to leverage the whole scenario that could have been helpful to you, you know. So typically ये scenario रहता है. बट अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो अगर टिपिकली अगर हम एक ब्रिटिश इंडिविजुअल को भी देखेंगे तो उनको दे लव ईटिंग करीज. वेल, नॉट एज स्पाइसी एज हाउ वी ईट, बट दे डू लव ईटिंग करीज. अ लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स, लोकल, the overall subcontinents nationalities, like say for example Bangladeshis or Sri Lankans or Pakistanis or Nepali students, or for that matter in the Far East, you know. Indian तो है ही वहाँ पे, हमारा मिनी इंडिया, लिटिल इंडिया वहाँ पे है ऑलरेडी. तो ऑब्वियसली इंडियन मसालाज, इन स्पाइसेस, you know, whole spices, your grams, your lentils, everything is available there. Yes, it's a home away from home. So typically an Indian student does not miss anything as such. Right. So there's nothing major to actually educate the children about UK in terms of cultural diversity. There are too many support systems over there. So I think UK excels in study abroad destinations also because of one of these reasons. This is one of the reasons. Yes, because there's a lot of familiarity and a lot of support system coming in, a lot of known people there. So I think on an average, I don't think there's a major cultural difference that the student will actually find over there. Another very important factor is यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे एंड वहाँ स्टडी करते हैं, तो what is their kind of work opportunities and what are their possibilities of generating income for themselves to sustain them? Obviously they are going to go with some backing from here, लेकिन उनके लिए वहाँ पे sustain करने का क्या you know, what is the possibility? First things that we need to understand, UK living
living cost in the UK varies from region to region. Typically, within the London area, if the student has taken admission in some university within London and is going to live within that zone, then the average living cost which they will have to show even in the banks would be roughly between 12 to 13 lakhs. Okay, 12 and a half to be precise. But students living outside of the main London zone, okay, the living cost starts dropping, and it may come down to 9 to 9.5 lakhs. However, that much is the base living cost of any student. But if they choose to go somewhere in Wales or in Scotland or in Northern Ireland, or for that matter in the outskirts of England area, they will have a lot of options to lower down their overall living cost. Having said that, when we talk about job opportunities, UK already is giving 20 hours per week work permit to a typical student. However, the students need to understand that maybe they may not get enough time to avail those 20 hours because they have to attend their universities for 3 to 4 days a week. And then they will have a lot of student work to be done. Unlike how it is in India, the teachers are giving them the notes which they have to go and rote memorize it and then produce it during their examinations. Here, the scene will be different. The lectures will be conducted, and then there's a lot of student work to be done, a lot of assignments, a lot of project work. A lot of student interaction, group projects, assignments. So they may not get the chance to work as much as they would like to. But there are a lot of students who do manage to juggle and balance their time to be able to avail the 20 hours a day on the weekends. So 20 hours a week, during their weekends. So it's completely on the student how they are willing to go ahead and manage their work hours. So that is one way of doing it. The second is, I said initially about the scholarships. So we are looking at scholarships as well. So these are a few ways that the student can manage their finances and, of course, the job opportunities during their study period. So that is something that we can look forward to, and the students do manage somehow or the other. Another important question, we are giving you a series of important questions. Brexit, how has it affected this studying abroad industry in terms of the students going from our country, and उनको क्या अफेक्ट होता है, किस तरह अफेक्ट होता है, एंड क्या फ्यूचर स्टूडेंट्स जो शायद जानते भी नहीं है कि ब्रेक्सिट क्या है, क्या उनके लिए ब्रेक्सिट के बारे में जानना ज़रूरी है? When we talk about Brexit was a very very important event in the history of Europe and UK. They took a very bold decision at that time. However, if we are to talk in terms of study abroad, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है ब्रेक्जिट की वजह से. Yeah, there are some minor setbacks which have come along with Brexit, but nothing major. जो मेजर अफेक्ट हुआ है वो यूरोपियन यूनियन के बच्चे अफेक्ट हुए हैं, EU, as we very popularly know it as.
ईयू के बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं क्योंकि पहले जो होता था वो उनकी फीस स्ट्रक्चर वाज सिमिलर टू ईयू। उनको प्रोबब्ली बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड फीस स्ट्रक्चर्स थे या बिल्कुल भी नहीं थे, फ्री था एजुकेशन। तो उनके लिए एक बड़ा धक्का लगा है। बट हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे बच्चे तो वैसे भी इंटरनेशनल ट्यूशन दे के ही जाते थे, तो उनके लिए कुछ मेजर मैसिव चेंज नहीं हुआ है। बट यस, पहले जो सिनेरियो था कि जो बच्चा यूके जाता था वो पूरे यूरोप में, पूरे ईयू में, शेंगन में घूम सकता था ऑन द यूके वीज़ा, वो डेफिनेटली अब नहीं अवेल कर सकता है बच्चा। बट हैविंग सेड दैट, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है दूसरे ईयू स्टेट्स के वीज़ाज़ लेने में, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ यूरोपियन कंट्री, तो इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है। बट जो ईजिली वन स्टेट से अदर स्टेट जाना होता था वो डेफिनेटली उसे यूरोप जाने के लिए तो एब्सोल्युटली मे बी लाइक जो स्टूडेंट इंडिया से यूरोप जाना चाहता है उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा अपोज टू स्टूडेंट हु इज इन यूके। yes, absolutely. Yeah. Oh, absolutely. So nothing major has changed because of Brexit, especially for Indian students. Nothing massive. राइट मैडम, ये जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर लेते हैं वहाँ पे, उनकी स्टडीज़ जो पर्पस के लिए गए हैं वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उनको किस तरह का मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो बोलते हैं इसको, उसका मतलब कितने ईयर्स का बेनिफिट मिलता है उनको, किस तरह का बेनिफिट मिलता है, और वो पीरियड में वो क्या कर सकते हैं? कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट प्लीज? टिपिकली अगर हम यूके के बच्चों के बारे में बोलें तो जब वो लोग अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको 2 साल का वर्क परमिट अवार्ड करती है, जो टिपिकली उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी होती है, एंड इट्स क्वाइट अ सिंपल प्रोसेस which mostly all students do that. Apart from that, this is like the graduate job route, which they can stay back. And then there are typically there are these, when you say other ways of staying back, there are other ways. As in getting a job opportunity from UKVI approved employers, which is again a very difficult task to find. However, there are people who find jobs in non-UKVI approved employers, and they do get their extensions done. So those are a couple of ways to do it. Apart from that, there are internships which the universities provide. They may be paid, they may not be paid, depends. Or the other way of doing it is they either go as an exchange student to some other country and maybe do their dissertations and stuff like that, which certain universities do allow. So these are different ways that they can go ahead and do it. जैसे for example QMU definitely ये option देता है कि आप 2 साल का मास्टर्स करिए, जिसमें 1 year is your actual study period. 1 semester is your paid internship, and the last semester is your dissertation. Now that the students can choose where they want the internship. They want it in Germany, or they want it in any other collaborative country, which the university may have, So
that again depends on student as to how they want to go about it. There are many others such as LJMU, Liverpool John Moores University. Even they give a lot of opportunities to students in terms of internships and stuff like that. A lot of other universities give out this. This is just a random one or two which just came across my mind impromptu. But there are quite a lot of universities which give these kind of opportunities to students. So these are the couple of ways that the student can stay back. The more common route to this is the postgraduate work permit, which they get for 2 years. And they do go about looking for jobs. It's basically like, in more simpler terms, it's like a job hunt visa, which they get. They basically have to find a job and then apply for their ILRs and stuff like that. You have covered this, the next question, quite extensively earlier. But if there is anything else that you would like to add to it, इसमें कुछ अगर आप मिस आउट हो गया है कि एक स्टूडेंट्स की टिपिकल लाइफ बैलेंस जो होती है स्टडीज़ की और वर्क की, वो किस तरह से होती है और किस तरह से स्टूडेंट उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ले सकता है? व्हाट शुड द स्टूडेंट कीप इन माइंड कि ये बैलेंस किस तरह क्रिएट हो सकता है? देखिए, टिपिकली अगर हम इंडियन स्टूडेंट की बात करें, पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट के बारे में, तो हमारा जो इंडियन स्टूडेंट है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा हैबिचुअल है टू हार्ड वर्क. तो हमारे बच्चे वहाँ पे जाके रेस्ट करना कि आफ्टर यूनिवर्सिटी घर पे जाके थोड़ी देर लाई डाउन करना या लीजर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, वो बहुत कम करते हैं. पहले साल में तो डेफिनेटली नहीं करते हैं क्योंकि they're not used to Still adjusting. Yes, you're still adjusting to it. So obviously, students पहले साल में तो जाके स्टडी भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं और उस तरीके से अपना गुजारा करते हैं, But as I said earlier, it is difficult for the student to manage both because स्टडी करेंगे 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन वीक में, फिर उनका जो प्रोजेक्ट सबमिशंस होता है, सब कुछ होता है, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है. तो मेरे नॉलेज में जितना है, जो हमारे स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं, वो लोग हमें हमेशा यही बोलते हैं कि मैम हम तो सैटरडे संडे फुल काम कर लेते हैं, So we avail those opportunities. Right. There are some students who get good job opportunities as well. During the week, they get they get to work in shifts. Because यहाँ पे होता क्या है कि उनको पूरे सेमेस्टर का रोस्टर दिया जाता है. तो they know कि किस दिन क्या कौन सा क्लास होगा, कितने बजे होगा, तो वो लोग they can plan. Yes. सो उनके लिए वो एक इजी चीज़ हो जाती है कि रोस्टर है पूरे 6 महीने का, नॉट मंथली बेसिस. सो पूरे 6 महीने वो लोग सेट कर सकते हैं. अगर उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो वो पूरे 6 महीने ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, द लीजर एक्टिविटीज़ दैट वी कैन टॉक ऑफ, देयर आर क्वाइट अ फ्यू बिकॉज UK again has a very wide variety of geology, so to say. So, but obviously, again, just to keep in mind that UK's climate is very, very wet and cold. Yes, it's very gloomy. So, students को खुद motivated रहना पड़ता है कि okay, active रहना पड़ता है. Yes, आंखें खुली रखनी पड़ती है. Exactly. So, but I guess a lot of students at an average, India से 5 से 6 लाख students हर साल जाते हैं जिनको वापस नहीं आना है. तो I'm assuming they are adjusting well to the gloomy climatic conditions as well. Interesting numbers, huh? Yeah, very interesting.
So I don't think there's a major issue even balancing the work-life balance, because eventually they learn, especially the bachelor students. They would learn because their bachelors are for 4 years. So And yeah, Indians are very adaptive. exactly. Indians are very adaptive. So when I think the most important, I have left the most important question for the end, and that question is about RG International. किस तरह से students को scholarships में, how can they assist, what are the plans, how they can assist, and if they can give the financial guidance also and planning and assistance in that area as well. So, is there work very, this is a major concern of parents and even students who are working on their own and trying to study as well. Let's talk about the first things first. सबसे पहला जो एक्सपेंस पेरेंट्स को होता है वो IELTS की फीस होती है, जो एग्जामिनेशन फीस होती है, नॉट द ट्रेनिंग कोचिंग फीस I'm talking about. I'm talking about the examination fees, which is like a very big chunk. PT है या TOEFL है, कोई भी टाइप की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब आप देते हैं तो वो सबसे बड़ा एक झटका लगता है पेरेंट्स को. सबसे जो पहला फाइनेंशियल झटका जो जिसे हम बोल सकते हैं वो इन एग्जाम्स का होता है. नाउ हाउ अबाउट गेटिंग ऑल दैट मनी बैक, इफ यू मैनेज टू पे द डिपॉजिट in the university, that would be like a complete relief for a lot of parents. And it's not a small amount, it's 17,500. And that's like a huge big amount to come back, So yes, we do give these kind of benefits to our students, provided they take admissions in a certain universities. I would not name all of them, but yes, some few like Huddersfield or maybe LJMU or say Royal Holloway or University of Aberdeen, or for that matter, which others can we think of? Teesside. So these are a few, I'm just naming just 2, 3, 4 of them, but there is a huge list of universities which we can let them apply for, and once they have paid their deposits after their CAS comes in, that is the process that they need to follow, that after the CAS they have to pay the deposits. So once the deposit is paid, we get them the refund of their language proficiency examinations that they have given. So that is a very good advantage that RG International is offering. Apart from that, they would get a good number of scholarships if they plan to apply for these listed universities. There are a good 20-25 universities in hand which we do get very good scholarships for. They get early bird scholarships as well, which I have mentioned earlier, but these are specific to RG International. So we do manage to get these for a lot of students, So this is like a very good bonus that we would say if the students are to apply through RG International, because this is very specific to RG International. RG International is prepared with all the programs to help us to Yes, we have 2 upcoming intakes, which is November 2024 and then January 2025, for which the admissions are still ongoing. Yes. So if any student is willing to go ahead with these kind of opportunities, we would be happy to assist them. Yeah. Thank you very much for your time, ma'am. Thank you. Thank you for having me here. Hello viewers. तो I hope आपको बहुत सारी information और जानकारी मिली होगी अभी RG International से about UK, how to go out to study in UK. आप UK कैसे जा सकते हैं,
अभी भी आपको कुछ डाउट्स है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और हेल्प चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आर्ची इंटरनेशनल पे, एंड आर्ची इंटरनेशनल विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड इन यूके. So share, like and subscribe to our channel to get more information about UK and all other countries that you can go and study abroad in.